अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। नाजरीन, वो वक्त आ चुका है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतज़ार था। वो राउंड जिसकी तवक्को की जा रही थी कि आगे चल के अब मुज़ाकरात किस तरह से कंप्लीट होते हैं, फाइनलाइज की तरफ जाते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं नहीं, अब भी ये बहुत सारे सवालात हैं जो अब तक जन्म ले रहे हैं। इस्लामाबाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम सिफारती मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है, जहाँ खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ऐलान किया है कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं और कल शाम तक मुज़ाकरात के लिए वहां मौजूद होंगे। ट्रंप ने ईरान पर अपना हुर्मस में फायरिंग करके सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ये भी कहा है कि अमरीका ईरान को एक बेहतर मुआहदे की पेशकश कर रहा है। तहम अगर ईरान ने यह मुआहदा कबूल न किया तो अमरीका सख्त रद्दअमल दे सकता है। दूसरी जानब ईरान की जानिब से भी सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक इंटरव्यू में अमरीकी इक़दामात को गैर दानिशमंदाना करार देते हुए कहा कि ईरान के लिए आपना हुर्मस पर पाबंदियां नाकाबिले कबूल हैं और ये मुमकिन नहीं कि दीगर ममालिक को गुजरने की इजाजत हो जबकि ईरान को रोका जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ जरूर हुई है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान अब भी नुमाया फासले मौजूद हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान किसी भी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता, बल्कि सिर्फ अपने दिफा के जायज और कानूनी हक का इस्तेमाल कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि ईरान बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग देना है और किसी भी सूरत जंग को बढ़ाना नहीं चाहता। उधर पाकिस्तान भी सिफारती सतह पर मुतहरिक नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान हालिया टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राब्ते जारी रखने पर इतफाक भी किया। इसके अलावा रूस की सरकारी जौहरी तवानाई कॉरपोरेशन की जानिब से ईरान से अफजुदा यूरेनियम हटाने में मदद की पेशकश भी सामने आई है, जो सिफारती कोशिशों में एक अहम पेशरफ समझी जा रही है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस के बास रूट समेत निजी, सरकारी और गुड्स ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद है, जबकि सदर स्टेशन से कचहरी तक सर्विस महदूद पैमाने पर जारी है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नाफिज कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ओवरऑल जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो ये है कि जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि राउंड 2 जो कि मुकम्मल होना है, जो कि आगे बढ़ना है, वो तमाम तर कहाँ किस तरफ रास्ते जाएंगे वो देखना है। मुज़ाकरात की मेज़ जो है एक बार फिर सजने जा रही है इस्लामाबाद में। दोनों डेलीगेशन जो है वो पहुंचने को हैं और देखना यह है कि वो पहुंचेंगी और उसके बाद रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर हमारे मौजूद गेस्ट्स मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ बाजवा साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा रहनुमा तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मौजूद गेस्ट का बहुत शुक्रिया अपने वक्त का। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कर्नल रिटायर्ड बाजवा आपसे, जिससे मुख्तार अहमद भट्ट साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इस तरीके से हम जो इस वक्त देख रहे हैं सिचुएशन, उसमें दूसरे राउंड की बात की जा रही थी और दूसरे राउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों डेलीगेशन जो है वो अब पाकिस्तान पहुंच रही हैं और उसके बाद मुज़ाकरात का बाकायदा से दोबारा आगाज होगा। आप क्या समझते हैं कि इस बार जो एक्सपेक्टेशंस जो तमाम लोगों की हैं, जो इस वक्त परसेंटेज काउंट की जा रही है, आप समझते हैं कि वो पूरी होती हुई दिखाई देंगी और एग्रीमेंट्स जिनकी बात की जा रही है कि 90% चांसेस है कि तमाम तर मुआहदे हो जाएं और साइन हो जाएं, वो तमाम तर चीजें पूरी होती हुई आपको दिख रही हैं? के आने वाले वाकया जो हैं वो बता देते हैं कि इसका मुख्तार साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही? हेलो हेलो जी जी, कंटिन्यू करें मुख्तार साहब। मैं कह रहा था कि मुहावरा है उसकी तस्वीर सामने आनी शुरू हो जाती है। देखें, लड़ाई किसने शुरू की? हुई अग्रेसर, वो है अमेरिका और इसराइल, दोनों ने शुरू की है। तो ईरान ने तो शुरू नहीं की, ईरान तो विक्टिम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त दो चीज़ें जो हैं वो सारी सामने उभर के आ रही हैं कि सीरियसनेस जो टॉक्स हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है
कि आप जब किसी से नेगोशिएट करते हैं तो साथ उसको आप मुख्तार साहब, आपकी थ्रेट नहीं आवाज़ हम तक करते। सही नहीं पहुंच पा रही है, डिस्टॉर्शन काफ़ी है। हम आपको दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आसिफ बाजवा साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। इस वक्त जो तमाम तर आप सिचुएशन देख रहे हैं, सूरत हाल आपके सामने है। दूसरे राउंड का सबको इंतजार था और इस वक्त जो घड़ी आई है वो यही है कि अब जो राउंड होने जा रहा है वो ट्यूसडे को है। आप क्या समझते हैं कितने % चांसेस हैं कि इस राउंड को कंप्लीट कर दिया जाए और जो आर्जी जंगबंदी है वो मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम कुरतलैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। मैं ये इंट्रो पेश किया है, उसमें आपने सारी तस्वीर कशी तो कर दी है। तो बहुत अच्छी बातें आपने की, बड़ी इंफॉर्मेटिव आपने बातें की हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट हैज बिन क्लोज्ड, हैज बिन डिसाइडेड बाय द हाई एप्स। और ये पाकिस्तान की सालसी अकेले, हमारे 3 आदमी हैं, पाकिस्तान के पीएम हैं, फील्ड मार्शल हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। उसके उसके साथ तुर्की के जो हाई अप्स हैं वो भी हैं, और सऊदी अरब के भी हैं और इजिप्ट के भी हैं। ये सब लोग इन्वॉल्व हैं और मैं ये समझता हूं कि ये इस बात की बड़ी स्ट्रांग दलील है कि ये मामला जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 90% हैज बीन डिसाइडेड। तो अब बात, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा कि मैं वहां पे जाना चाहूंगा और अपनी खुद वो साइन करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने 8 जंगें या 9 जंगें बंद कराई हैं, हालांकि ये जंग तो उन्होंने ही खुद शुरू की और उनके ही एक जो एक दर परवरदा है इजराइल, उसने शुरू की। और ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात है कि उन्होंने एक पुरअमन मुल्क के ऊपर हमला किया, अटैक किया। अब वो इसको बंद करवाना चाहते हैं। पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये जंग बंद हो। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आज की जो स्टैब्लिशमेंट है, सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं और ये डिसाइड हो चुका है कि मंगल को मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी एक जो इशू है कि जो अफसूदा यूरेनियम है वो कहता है कि हमारे हवाले कर दिया जाए। इसमें मैं ये समझता हूं, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, कि ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिनात में से है, ऐसा हो नहीं सकेगा। जो भी जितनी मर्जी खिलाफवर्जियां करें, ये दरअसल ये जो बड़े लोग हैं या जो ट्रंप साहब है, ये कुछ लोग कहते हैं जी ये कोई अनप्रिडिक्टेबल बात है, ये कभी कुछ कहते हैं, ये कभी कुछ कहते हैं, उसी बात में अपनी बात की नफी कर देते हैं, फिर उस बात को पॉजिटिव करते हैं। इसमें मैं रिस्पेक्टफुली बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि ये जो लोग हैं ये स्क्रिप्टेड बात करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुंह में आए बोल देते हैं, ये स्क्रिप्टेड होता है। इनके प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। कि हम देखें, जो पहले मुज़ाकरा थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन जब उन्होंने समझा, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो उन्होंने जेडी वैंस को फौरी तौर पे वापस बुलवा लिया। ये उन्होंने एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, फील्ड मार्शल है और फॉरेन मिनिस्टर है, इन्होंने बड़ी 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 अक्लमंदी से, जब से ये इसमें मीडिएटर बने हैं, इन्होंने किसी भी फ्री को ये साबित नहीं करने दिया अपनी तरफ से कि हम किसी की साइड ले रहे हैं, हम किसी की फेवर में है। नो, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट सालस है, हम ये मामला जो है ये मेरिट के बिल्कुल ऊपर आसिफ साहब, ऐसा ही है, बिल्कुल न्यूट्रल न्यूट्रल पॉलिसी के तहत तमाम तर मामलात हमने चलते हुए देखे हैं। नुसरत साहिबा, आपसे ये जानूंगी, इस वक्त जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स पाकिस्तान की हम देख रहे हैं, जाहिर है हुकूमत इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर चुकी है और हमने देखा भी कि किस तरीके से जो काविशें हुकूमत की हैं और उन्होंने जिस तरह से स्टेप्स लिए हैं वो काबिल तारीफ हैं। आप इस चीज़ को कैसे देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हमारी हुकूमत की कोशिशें, हमारे आर्मी चीफ की बेइंतहा कोशिशें, इवन वज़ीर आज़म की भी, वो हर मुल्क में जा के गुफ्तगू न सिर्फ की है बल्कि अभी भी कर रहे हैं। तो और हमारा जो डिप्लोमेटिक कोर है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आप ये देखें, फॉरेन ऑफिस जो है उसने बेइंतहा काम किया है, क्योंकि चाहे वो आर्मी चीफ है चाहे वजीर आजम है, गाइडेंस उनकी होती है।
क्योंकि उनकी गाइडेंस के बजाय इन लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब फॉरेन ऑफिस आगे गाइड कर रहा होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस मौके पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा काम किया है, बिसाइड जनरल साहब के और वजीर आजम के। और ये वो चीज हुई है जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है कि पिछले हफ्तों में तो कहना चाहिए कि कोई अखबार, कोई मैगजीन, कोई टीवी, कोई चीज ऐसी नहीं थी जहां पे पाकिस्तान का नाम ना आ रहा हो। और अच्छे तरीके से, पहले तो होता था ना कि बहुत पाकिस्तान को दहशतगर्द पता नहीं क्या क्या करके मुखातिब किया जाता था। अब कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है, बल्कि हर बंदा इसकी तारीफ कर रहा है और वो एफर्ट होती हुई नजर भी आ रही है। अब देख लें पिछले हफ्ते जो इस्लामाबाद में हुआ, कोई तस्वीर कर सकता था इस तरह का कि यहाँ पे इतनी बड़ी जैसे कहना चाहिए बैठक लगेगी कि लोग आएंगे बैठेंगे अपनी एंड उस पर पहुंचने से पहले। जाहिर है नेतन्याहू बिल्कुल ही चाहेगा कि उसकी शिकस्त हो जाएगी। अगर इस पर माहिदा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो इस माहिदे के ऊपर अमल कर सके, क्योंकि उसके बाद फिर उसको बाकी मुल्कों में जिस तरह फलस्तीन है और बाकी लबनान, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर आ जाएगी और वो ये काम नहीं कर सकेगा जो अब तक पिछले 2 साल से वो करता रहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, आज जैसे इस्लामाबाद बंद है, अगले 2 दिन और बंद रहेगा टोटल। और सुना है कि ईरान के लोग पहुंच गए। अगर इस तरह डेलीगेशन पहुंच जाएंगे और दोबारा से बातचीत शुरू होगी तो और इंशाल्लाह जाहिर है हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। तो अगर नुसरत ये चीज साहिबा, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि पीटीआई जो है वो जो हुकूमती पॉलिसीज थी, जिस तरीके से हुकूमत ने तमाम तर कोशिशें की हैं सिफारती सतह पर जो अहम कामयाबियां समेटी हैं, आप समझती हैं कि पीटीआई उसको सपोर्ट करती है? बिल्कुल करती है। जो चीज देखिए मुल्क के लिए होगी ना अच्छे, उसके लिए हमेशा करेंगे। आपको याद होगी इंडिया के साथ जंग, कितने थोड़े से दिनों की जंग थी, लेकिन उस वक्त खास तौर पे इमरान खान साहब ने मैसेज कहलाया था जेल से कि सब अपनी फौज के साथ खड़े और खड़े रहें, उनकी सपोर्ट करें। और जिसपे डीजीआईएस पे आपको याद होगा कि उन्होंने बाकायदगी से अपनी तकरीर में एक्नॉलेज किया था हमारे सोशल मीडिया को और हमारे जवानों को। तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो हम लोग उसमें कोई रखना डालेंगे, कुछ करें। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई कोई वाइटल रोल अदा करे और दुनिया में जो कत्ल गारत हो रही है, मासूम बच्चे, मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं, वो खत्म हो गए। ठीक है आसिफ साहब, आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। इस वक्त जो पूरी तैयारियां हैं, जाहिर है सब लोगों की नजरें दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मरकूज हो चुकी हैं। दूसरा राउंड है और ये राउंड कहा जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि फाइनलाइज राउंड की तरफ हम चले जाएं। अब क्या समझते हैं आप, हुकूमत का जो फ्रेमवर्क है वो किस नौयत का है, किस तरह से तरतीब दिया गया है और कैसे किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बहुत आपने जरूरी बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये दूसरा राउंड है और क्या हम फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यकीनी तौर पे ये एक ऐसा इशू है कि पाकिस्तान और हमारे दीगर जो मोतबर साथी हैं वो ये समझते हैं कि जितनी जल्द हो सके इस इशू को रिजॉल्व किया जाना चाहिए, इसकी जंग बंदी होनी चाहिए। और लेबनान के साथ भी और इस जो फलस्तीनियों के साथ भी हुआ है, ये भी बातें उन्होंने इससे पहले डिस्कस की हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी कि उनको जुबान ज़द-ए-आम नहीं किया गया, ओपन नहीं किया गया। तो जहां तक मेरा देखें, इसमें एक बात जरूरी है कि आपके इल्म में होगा कि इस तरीके के जब ये मामला होते हैं तो इनको आप लिमिटेड नहीं कर सकते, क्योंकि नई से नई बात करते हैं, नई से नया इशू आ जाता है और इस वजह से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो मीडिएटर हैं, इनकी ये हत्तल वसा कोशिश है कि चूंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि ये कंप्रोमाइज ना हो, ये जंगबंदी ना हो, ये चलता रहे। उसमें सबसे पहले इसराइल है और उसके साथ जो पेशबंदी है, जो उनकी फ्रेंडशिप है, वो हमारा अजली दुश्मन इंडिया है। ये बिलखसूस ये दोनों मुमालिक ये चाहते हैं कि इसको सैबोटाइज किया जाए और किसी ना किसी तरीके से इनको नाकामी की तरफ जाना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि हमने अपना जो इमेज बेहतर किया है, जिस तरीके से पूरी दुनिया ये जानती है अब कि पाकिस्तान एक बहुत पुरअमन मुल्क है और हम अमन के दाई हैं और हम अमन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्द
ठीक हाँ, ठीक, आपका इनको खत्म पॉइंट मेरे करने पास पे आ गया। मुख्तार ये साहब, फैसले। आपसे जानना चाहूंगी, बड़ी अहम चीज जो कि आज सामने आई है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेलीगेशन अनाउंस की है पाकिस्तान भेजने के लिए, उसमें जेडी वेंस का नाम नहीं है, जो अहम शख्सियात समझे जाते हैं। पिछले राउंड के अंदर काफ़ी जो नुकात थे, काफ़ी जो शराइत थी, काफ़ी जो मुआहदे थे, वो उनकी वजह से रजामंदी भी हुई और तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशंस भी हुई। बहुत अच्छी एक मुस्बत तरीके से तमाम तर चीज़ों को हैंडल किया गया। क्या वजूहात आप समझ सकते हैं कि उनका नाम इस बार नहीं दिया गया, बल्कि जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकोफ को सामने रखा गया? मुख्तार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मुख्तार साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा राब्ता करेंगे उनसे। आसिफ साहब, आपसे यही जानना चाहूंगी कि जो पिछली डेलीगेशन थी, जाहिर है हुकूमत ने उनको रिसीव किया और जिस तरीके से उनके साथ बातचीत भी हुई होगी, चाहे वो अमरीकी डेलीगेशन हो चाहे वो ईरानी डेलीगेशन हो, दोनों से बातचीत हुई होगी। इस बार अमरीकी डेलीगेशन में बड़ी चेंजेस हमने देखी। नायब सदर को ही शामिल दोबारा नहीं किया गया, जेडी वेंस को अनाउंस ही नहीं किया गया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, बल्कि स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर को रखा गया है। क्या वजूहत समझते हैं, रीजंस क्या है इसके? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि जो पहले जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें जो नाम आपने दोनों लिए हैं वो जरूर इसमें शामिल हैं, लेकिन जो जब ईरान वाले यहाँ पे पहुंच जाएंगे और जब बातचीत का दौर होगा तो जेडी वैस साहब वो डेफिनेटली पाकिस्तान आएंगे। उससे कम ये बात मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले वो इसका हिस्सा यानी थे, आप चांसेस इसलिए जाहिर वो कर रहे हैं कि डेफिनेटली आ रहे माइट हैं। भी मैं पॉसिबल है यकीन कि के एंड साथ, आपको मोमेंट के वसूख के ऊपर साथ, जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान आए। एब्सोल्युटली आएंगे, एब्सोल्युटली आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, यकीनन आएंगे, क्योंकि ये सब बातें ये मशरूत हैं कि ठीक है डेलीगेशन में और भी दो लोग उन्होंने शामिल किए हैं। इस तरीके से ईरान की तरफ से भी कई मजीद लोग शामिल किए गए हैं जो पहले डेलीगेशन में नहीं थे। ये पॉलिटिकल लोगों की मजबूरियां होती हैं कि किसी को आप नहीं भी बुलाना चाहते तो आपको बुलाना पड़ेगा, या अगर आप बुलाना चाहते थे तो किसी वजह से आप नहीं बुला सके तो फिर आप नेक्स्ट फोरम पे उसको बुला। ये डेफिनेटली उनकी तरफ से भी कुछ लोग जो है वो प्लस माइनस हुए हैं, और जेडी साहब जो है वो डेफिनेटली इस ये जो निगोसिएशन है, जो मीटिंग है, वो उसमें फाइनल रोल वही प्ले करेंगे। ठीक है, नुसरत साहिबा, आप क्या समझती हैं कि अभी जो डेलीगेशन अमरीकी सदर की जानिब से अनाउंस की गई है, उसमें कहा तो यही जा रहा है कि शायद जेडी वेंस ना हो, स्टीव विटकोफ हो और जैरेड कुश्नर हो। अब जिस तरह के जैरेड कुश्नर की तमाम तर इमेज है, हमेशा से हमने देखा कि उनके एक बैकग्राउंड पर राब्ते बड़े वाज़ेह तौर पर इजरायली वज़ीर आज़म के साथ भी रहते हैं, और अभी जब उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान फर्स्ट राउंड के अंदर, तब भी हमने देखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो तमाम तर उनकी बातें थी, वो एक डिफरेंट तरीके से जो है वो, यानी एक सख्त रवैये की बात करूं तो एक उस तरीके से वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रही थी। आप समझती हैं कि इस तरह से अगर जेडी वेंस को हटाया जाता है, इन केस वो नहीं आते, तो इन दोनों के साथ मुज़ाकरात जो है वो हतमी मराहिल में पहुंच सकते हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि जेडी वेंस को हटा दिया उन्होंने। बात ये है कि जब फॉरेन ऑफिस के मामला आप तय कर रहे होते हैं ना, तो आपको ज्यादातर लोग उसी ऑफिस से लेने चाहिए जिनको समझ है, इंटरनेशनली जो समझते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज सही नहीं है। इवन हमारे मुल्क में कि हमें उस ऑफिस को जो जिसकी बचपन से ट्रेनिंग होती है, आप समझने के एकेडमी के जमाने से ट्रेनिंग उनकी हो रही है कि हाउ टू डील विद पीपल, और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो अगर उन्होंने डेफिनेंस को हटा दिया है और उसके बदले 3-4 और लोग आ गए, जाहिर है वो 3 तो नहीं आएंगे सिर्फ, उसके अलावा और लोग भी होंगे। उसमें हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो बहुत समझदार हो। और जहां तक आप बात करी कि ये जो साहब आ रहे हैं, इनकी इसराइली वज़ीर आज़म से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यकीन कीजिए 90% ऑफ अमेरिका हैज वेरी गुड रिलेशनशिप विद दीस ज्यूज, और नेतन्याहू से जाहिर है तभी तो वो सारी बातें मनवाता रहे अभी तक। तो इससे फर्क नहीं पड़ा कि किसके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने अच्छे ताल्लुकात नहीं। यहाँ उनका वास्ता जो है ना, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री से पड़ रहा है, ईरान, जिसका उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। उनका ख्याल ये था कि वो आएंगे, उनके 3-4 जो बड़े बड़े रहनुमा उनको मारेंगे और यूरेनियम उठाएंगे और चले जाएंगे, बड़े आराम से उनको फतह मिल जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल
उनके उम्मीदों से बरखिलाफ कि वो यहाँ पे आए। उन्होंने लिटरली बहुत सारे लोगों को शहीद किया, बच्चियों को शहीद किया, स्कूलों के ऊपर फायरिंग की। उनका ख्याल ये था ये फलस्तीनी है बेचारे, मासूम से कुछ करेंगे नहीं, उनको जो मर्जी हम जितना मर्जी मार ले, वो आगे से बोलने वाले तो होंगे नहीं। लेकिन यहाँ उनका वास्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन से पड़ा है जो एक्चुअली 6000 ईयर्स बैक उसकी हिस्ट्री जाती है। इनको बने हुए कितने साल हुए हैं? 200 साल हुए हैं मैक्सिमम। और ये जिस तरह आए थे, अमेरिका जिस तरह बना है, वो भी हम सबको पता है कि किस तरह वहां की जो ओरिजिनल नेशन थी उसको किस तरह इन्होंने मारा है, खत्म किया है, बिल्कुल सफा हस्ती से मिटा दिया है रेड इंडियंस को। और उसके बाद ये वहां पे बसे। तो इस तरह की तो कोई चीज यहाँ पे नहीं है। ये तो उस वक्त के पढ़े लिखे लोग हैं जो इनकी बनाए हुए आइन की जो चीजें हैं वो आज भी अमेरिकन म्यूजियम में और यूके की म्यूजियम में पाए जाते हैं कि किस तरह कितना पढ़ा लिखा कौम थी ये, और आज भी है। हम्म। आप देखिए। लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं समझते कि डेलीगेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के लोग मुज़ाकरात पे रखे जाते हैं उसका इफेक्ट बहुत होता है। अगर उसको मेंटेन नहीं किया गया तो आगे जाके कहीं ना कहीं चीजें डगमगा सकती हैं। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक बंदे को चेंज करने से कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। बात सिर्फ किसी है जो मैं फिर आपसे कह रही हूँ, इनका वास्ता एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन से पड़ा है जिसका इन लोगों को आज तक कुछ अंदाजा ही नहीं था। ये इन्होंने ईरान की हिस्ट्री के बारे में खास तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ उसको मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं और क्या है और किस तरह चल रहे हैं। आपने देखा है कल जो जुलूस निकाले हैं इन्होंने, उसमें पायलट्स खवातीन थी, इतनी ज्यादा पायलट्स खवातीन, फिर दूसरी नॉर्मल खवातीन इतनी बड़ी बड़ी गन्स लेके चल रही हैं। और कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें ये लोग हैं नहीं? ज्यादा से ज्यादा मतलब पीएचडी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो ये जिसके पास आ रहे हैं ना, जिससे मुज़ाकरात करने हैं, वो लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट लोग हैं जिनसे आज तक इनका वास्ता पड़ता रहा है। नेतन्याहू का या डोनाल्ड ट्रम्प का या इसराइल का या अमेरिका का। आप देख लें पूरा बेशक ऐसा ही है, क्योंकि ईरानी जो कौम है बिल्कुल बहादुर है और हम उसकी तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं थकेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने उसको जंग की सूरत हाल में भी देखा है वो बिल्कुल तारीफ के मुस्तहिक है। अच्छा आसिफ साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, हम जैरेड कुश्नर की बात कर रहे हैं, हम जेडी वेंस की बात कर रहे हैं, हम स्टीव विटकोफ की बात कर रहे हैं। ये वो डेलीगेशन है जो कि पहले भी आई और अब जो चांसेस हैं कि जेडी वेंस मे बी माइट बी पॉसिबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो नहीं आए, क्योंकि अमरीकी सदर आज जो है वो अनाउंस कर चुके हैं कि जेडी वेंस जो है वो शायद नहीं आ सकें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, और दूसरी जानब जो मेन पॉइंट ये है कि बयानात का सिलसिला दोनों जानब से जारी है, यानी ईरानी डेलीगेशन की तरफ से भी, ईरानी क़यादत की तरफ से भी और अमरीकी क़यादत की तरफ से भी कोई नया नुक्ता निकल के आता है। हमेशा मुज़ाकरात में हम देखते हैं कि राउंड तब्दील होते हैं, उसके बाद बीच में कोई एक बात आ जाती है, फिर सेकंड कोई बात निकल के सामने आ जाती है दोनों में से। आप नहीं समझते कि एक तरफ बैठ कर तमाम तर चीज़ों को डिस्कशन करने के बाद जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं? देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरीके से दोनों तरफ से छोटी छोटी शगुफे छोड़े जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें की जा रही हैं, और फिर आपके इल्म में है कि जो मीडिया इन बातों को किस तरीके से आपके सामने जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर यही करूंगा कि जब इस तरह के इश्यूज होते हैं तो कुछ चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। कुछ आपने मिसाल के तौर पे इस बात के ऊपर भी शायद आपने कहीं इंटरनेशनली तज्जियाकारों को सुना हो ना, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि डीजे को, जेडी वैंस को फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने वापस क्यों बुलवा लिया। उसके ऊपर उन्होंने ये आर्गुमेंट्स दिए हैं इंटरनेशनल लेवल के तज्जियाकारों ने कि जो उनकी जेडी वैंस की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं वो अमन पसंद है, वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे जंगबंदी की जाए, और जेडी वैंस ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने वोटर्स को राजी करने के लिए, अपना इमेज बेहतर करने के लिए फौरी तौर पे उसकी ख्वाहिश थी कि मैं चूंकि यहाँ पे आया हूं बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पे ये, और आपके इल्म में है कि इससे पहले कई एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जब कोई यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो माइट बी एक्सपेक्टेड कि वो नेक्स्ट कैंडिडेट के तौर पर भी उभरता है, तो इसके लिए ये पॉसिबिलिटी ऐसा होता है। इसी तरीके से तो आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं ईरान की जो अपनी कौम है, जो नेशन है,
हाँ, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, और वो देखते हैं कि हमारी अवाम ये ना समझ जाए कि हमारी जो हाई-अप्स है, हमारे जो वहां बातें करने वाले हैं, जो हमारा डेलीगेशन है, डेलीगेट्स हैं, कहीं वो वहां पे जाके लेट तो नहीं गए, कहीं जाके इन्होंने कमजोरी तो नहीं दिखाई। नहीं, इस आसिफ वजह साहब, से आपने एक मुझे पॉइंट शायद ये रेज बातें किया यहाँ पे कि जो नाइब इंटरनेशनल सदर होता है, जाहिर है फिर उसके बाद उसके चांसेस होते हैं कि वो नेक्स्ट सदर के लिए भी इलेक्टेड हो, और तमाम तर जो मामला चलते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योरिटीज भी हैं जिसकी वजह से जेडी वेंस का नाम नहीं शामिल किया गया। नो, नहीं, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज नहीं है, अच्छा। कतई तौर पे नहीं है। मैं आपको फिर अपनी बात रिपीट करना चाहूंगा कि यूएस जो है वहां पे हर चीज जो है वो स्क्रिप्टेड है। हर चीज कोई कोई ये यहाँ पे लोग बात करते हैं ना, वहां पे जो जो वहां के थिंक टैंक्स हैं, वहां के जो इदारे हैं, वहां की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वहां के जो फॉरेन अफेयर्स है, तमाम लोग बैठे हुए हैं सर जोड़ के, वो तमाम चीजें लिख रहे हैं, लिख के फिर उसके ऊपर फाइनल करते हैं कि अगर ये ऐसा ना हो तो ऐसा हो, फिर अगर नंबर 2 ना हो तो फिर नंबर 3 हो, नंबर 3 ना हो तो नंबर 4 हो। ये सब चीजें स्क्रिप्टेड है, लेकिन दुनिया को कुछ और दिखाया जाता है, दरअसल अंदर कुछ और बातें हैं। इट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ठीक, नुसरत साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है इन तमाम सूरत हाल के बाद, कि जब हम सिफारती सतह पर भी एक बहुत अच्छे रुतबे पर हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हैं, हुकूमत का एक बहुत अच्छा किरदार, बहुत अच्छा रोल जो कि तमाम तर एक्सपेक्ट से उन्होंने इस चीज़ को डील किया, आप नहीं समझती कि किस तरीके से आगे उनको अपनी स्ट्रैटेजीज को ऐसे ही मेंटेन करते हुए बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर डिस्कशंस कर लेनी चाहिए? और अगर पीटीआई की बात करें तो आपने इस चीज़ पे एग्री हो सकती हैं, या इस चीज़ पे आप क्या पॉइंट देंगी या क्या अपना ऐसा मौक़िफ़ देंगी कि जिसमें दोनों जो सियासी जमातें हैं उनको भी एक मेज़ पर बैठ जाना चाहिए? डेफिनेटली, ये तो आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है। ये तो हम चाहेंगे, लेकिन पहले इस मसले को हल कर लें। ये चीज हो जानी चाहिए। डेफिनेटली दुनिया नहीं तो बिल्कुल हो जानी चाहिए, दुखती रग पे तो पाँव नहीं रखा मैंने, लेकिन इस तरीके से जरूर रखा है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो दो सियासी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, उनके साथ बैठकर भी बात हो, वो भी मेज पर आए, उनके जो मुआहदे हैं, जो चीजें हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो भी डिस्कशन का पार्ट बने और दुनिया देखे फिर इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये चीज भी होनी चाहिए, पक्की बात है इसमें। क्योंकि देखिए, बहुत सफर कर लिया पाकिस्तान ने, बहुत ज्यादा सफर कर लिया। पिछले 4 सालों में हमारा जीडीपी कहाँ से कहाँ चला गया, हमारी ग्रोथ कहाँ से कहाँ चली गई, जो आप देखें गुर्बत किधर से किधर पहुंच गई, महंगाई किधर से किधर पहुंच गई। ये सारी चीजें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक कि हम अपने मुल्क में सियासी तौर पे स्टेबल नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए, पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम है। जिस तरह मैंने बिल्कुल शुरू में आपसे कहा कि कोई मैगजीन, कोई टीवी, कोई अखबार, कोई चीज ऐसी नहीं इंटरनेशनली बची जहां पे पाकिस्तान का नाम ना लिया गया हो। आप देखिए कि पाकिस्तान, ये जो अमेरिकन अड्डों की बात है, ये हमने इनकार किया था और उस वक्त सब लोग बुरा भला कह रहे थे, लेकिन आज हमने देखा कि पूरा पूरा यूरोप अलग हो गया है। उन्होंने कहा हम नहीं करते तुम्हारे समझाने, क्योंकि तुम्हारे तो वतीरे ही ये सद्दाम के ऊपर इल्जाम लगाया, लोग गए इंक्वायरी करने, सब कुछ करने, ब्रिटिश साइंटिस्ट था उससे आगे का, कोई ऐसी चीज नहीं है वहां पे, कुछ नजर नहीं आ रहा, उसकी बात नहीं मानी, वो बेचारा निकल गया सुनसान सड़क पे अपनी रग काट के और मर गया। तो ये लोग इस तरह की है कि एक माइंड बना लेते हैं, और उसके बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू में कहा कि मैं वहां की औरतों को रिलीफ देने जा रहा हूँ, ओ भाई उनको नहीं चाहिए तुम्हारा रिलीफ, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट बुर्का एंड एवरीथिंग। तो ये जो चीज है ना, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि इस चीज को हम कर लें, पूरा अमन हो जाए, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, और लबनान और फलस्तीन, इवन ईरान के लोग जो है तमाम अजाब से बचेंगे। उसके बाद फिर हम जब अपने मुल्क में अमन के साथ रहेंगे तो हमें एक दूसरे से बातचीत भी करनी है, एक दूसरे के साथ बैठ के फील्ड मार्शल साहब जो कि बहुत ही कलमंदी से उन्होंने ये तमाम प्रोसीजर किया है, वो अब इसमें इन्वॉल्व हों, डायरेक्टली इन्वॉल्व हों और मुल्क को लेके जाए उस तरफ जहां उसको जाना। ठीक है नुसरत साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। अच्छा मुख्तार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस वक्त जो अहम डेवलपमेंट है, सेकंड राउंड का सब वेट कर रहे थे, वो सेकंड राउंड जो मंगल को होने जा रहा है, क्या समझते हैं
जो अभी डेलीगेशन अनाउंस की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसमें यह है कि जेडी वेंस में भी जो है वो इस डेलीगेशन का पार्ट ना हो। स्टीव विटकोफ और जैरेड कुश्नर जो है वो पाकिस्तान आएंगे और तमाम तर चीजों को डील करेंगे। आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ जेडी वेंस के ना होने की वजह से इफेक्ट हो सकता है मुज़ाकरात पे? ये बिल्कुल सही है कि जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि उनका डेलीगेशन जो है वो कल यहाँ पे पहुंच जाएगा शाम को यकीनन। और उसके बाद कहते हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी 2 दिन बाद तशरीफ ले आए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। असल में पहले भी जो भी जंगें होती हैं ना, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि आपको टेबल पे बैठना होता है और वहाँ बैठ के सारे मामला तय होते हैं। अब ये जो एक तरफ तो वो बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर 2 मिनट बाद थ्रेट करते हैं ईरान को। कभी कहते हैं तो मैं सिविलाइजेशन तुम्हारी खत्म कर देंगे, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, स्टोन एज में भेज देंगे। अब फिर होर्मुज़ का आप देख लें, आपने ब्लॉकेट किया है उसकी पोर्ट को सारी, तो जब आपने पोर्ट किया उन्होंने उनको बंद कर दिया, तो फायदा क्या हुआ? असल में जो मैं समझ रहा हूँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। इस कदर फ्रस्ट्रेटेड है, वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से मेरी जान छूट जाए और मैं एक फातेह बन के उठूं। तो कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन मुख्तार साहब उनके ट्वीट पे भी वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रही है। अभी आपने ट्वीट देखा होगा, एक 13 ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अब ईरान को मानना पड़ेगा, ईरान को घुटनों पे बैठना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 47 साल में ऐसा करके दिखाऊंगा कि किसी सदर ने ऐसा ना किया हो। इस चीज को कैसे देख रहे हैं? ये जो ट्वीट के अंदर अल्फाज हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चीजें हैं, जो उनके तासुरात हैं, वो क्या बयान कर रहे हैं? देखें, आप ये देखें कि ईरान का स्टांस क्या है। ईरान जो है वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता किसी के ऊपर। ऐसे ही अपने जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वो, हॉर्मस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, यूरेनियम रिच के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये पहले भी हुआ था एग्रीमेंट, आप देखेंगे 87 के ऊपर लगी हुई है वो, पिछले 47 ईयर्स के साथ सैंक्शन लगी हुई है और दुनिया ने उसने कभी दुनिया से किसी से मेट नहीं ली और अपने पांव पे खड़ा हुआ है। आप एक तरफ तो बातचीत करना चाहते हैं, दूसरा उनको थ्रेट करते हैं। अभी भी आप देखें कि पहले इन्होंने बहुत शिप्स वगैरह, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह डाल दिए। अभी भी जो इतलात आई हैं कि वो जनाब तकरीबन 50,000 ट्रुप्स वहाँ अमैच कर रहे हैं, 500 वार प्लेन इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये तो डराने की बात नहीं है, इसका मतलब है कि वो इंटरवेंशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बातचीत तो फिर इसका मतलब है कि ये किसी उस ओहदे पे नहीं जाएगी, किसी मौके पे नहीं पहुंच सकेगी। और दूसरी बात ये है कि जब सारी दुनिया ने देखा है कि इसका किसी को फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान का जो है ना, मतलब इसका एक इमेज उभर गया पूरे इंटरनेशनल कि ये वाहिद मुल्क है जिसने के कोशिश की है कि इनके आपस में झगड़े तय हो जाए। तो मुख्तार साहब, इस तरह के जो बयानात हैं, जाहिर है जब अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये तमाम तर चीज़ें सामने आती हैं या कोई अमरीकी सदर इस तरह के कोई बयानात देता है तो सामने वाले की तरफ से भी इसी तरीके के बयानात आते हैं और बयानात का तबादला ऐसे ही चलता रहता है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो बस कुछ ही दिनों में है, तमाम तर चीज़ें तय होनी है, एग्रीमेंट्स होने हैं। अब देखना ये है कि ये जो बयानात का सिलसिला है ये आप नहीं समझते कि रुक जाना चाहिए? क्या इसका इफेक्ट जो है मुज़ाकरात पे पड़ सकता है? नहीं, देखें, इसमें आप थोड़ी बात बड़ी सीधी है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो पॉलिसी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। अगर वो तब्दील नहीं करते, अगर इसी तरीके से थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज करते रहे तो ईरान ने तो खुल के कह दिया है कि यू आर वेलकम, आपने जो करना है कर लें, हम मेंटली भी तैयार हैं, हम वैसे भी तैयार हैं, कोई इशू नहीं है हमारे साथ। वो तो उन्होंने कह दिया उनको, लेकिन उसके बावजूद इतना थ्रेटनिंग के बावजूद आप देखें 3,000 आदमी उनके मारे गए हैं। उसके बाद आपने देखा 168 बच्चे जो हैं वो उन्होंने शहीद किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। और ट्रंप खुद फरमाते हैं कि मैंने 150 उनके जहाज दबो दिए हैं, नेवी मैंने उनकी खत्म कर दी है। जब हर चीज खत्म हो गई है तो वो तो खड़ा है अपने मैदान के ऊपर, और उसने तो कह दिया है कि
कोई ऐसी इशू नहीं है। हम ठीक है हर मुख्तार साहब, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, जब भी हम कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, साइंस की बात होती है, एग्रीमेंट्स की बात होती है कि मे बी माइट भी पॉसिबल है कि ये मुज़ाकरात का जो राउंड है वो आखिरी राउंड साबित हो और इसमें तमाम तर चीज़ें सेट हो जाएं और जो आर्जी जंगबंदी है वो इंशाल्लाह मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ चला जाए। अब ये तमाम तर चीज़ों के बाद जो है जब हम देखते हैं कि कोई एक नया नुक्ता जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से छोड़ दिया जाता है, जैसे कि उन्होंने अब कहा कि अफजुदा यूरेनियम को मुंतकिल किया जाए और ईरानी जो तमाम तर क़यादत है वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के असरात जो हैं वो कहाँ पड़ेंगे और किस तरह से उसको डील किया जाएगा? परसों तमाम तर लोग जो है वो बैठ रहे हैं दोबारा, उसके बाद क्या थर्ड राउंड हम एक्सपेक्ट करें इन तमाम तर चीज़ों के बाद? नहीं, देखिए बात यह है कि जब तक फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होगी यूएसए की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और इनके जो खतरनाक किस्म के बयानात हैं ये बंद नहीं होंगे, तो ये बातचीत के राउंड जो है चलते रहेंगे, बेमानी होंगे, और फिर एक स्टेज ये आ जाएगी कि ईरान जो है वो मुख्तार साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन काफ़ी आ रही है जिसकी वजह से हमें क्लियरली पता नहीं चल पा रहा कि आपका मौक़िफ़ क्या है। आसिफ साहब, आपसे इस पॉइंट पे जानना चाहूँगी कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो मुज़ाकरात के एंड मोमेंट के ऊपर एक दिन पहले या 2 दिन पहले कोई एक नया पॉइंट आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो ईरानी जो क़यादत है वो भी इसको डिनाई करती है और ऐसी सिचुएशन में आप नहीं समझते कि असरात क्या मुरतब हो सकते हैं मुज़ाकरात पर? हम जो फाइनलाइज की तरफ जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं? देखें, ये बिल्कुल आपका जो ये एक खौफ या एक डर है या एक शक है आपको, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इस तरह के मुज़ाकरात में ऐसा होता रहा है। और मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के घर जाकर, देखें यहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल साहब है, वो 2-3 दिन वहां पे जाके बैठे हुए रहे और वहां पे ये सब चीजें उनको गोशगुजार करते रहे। और ये हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी ही की वजह से है कि उनके ऐसे बयानात की वजह होने के बावजूद जंग आलमी जंग नहीं छिड़ी जा सकी। मिसाल के तौर पे ईरान इस बात पे वो कहता है कि मैं इस राइट पे हूं कि जहां जहां जिस मुल्क ने यूएस को फौजी अड्डे दिए हैं मैं उसके ऊपर हमला करता हूं, मैं करूंगा, ये मेरा राइट है। और बता के किए, सऊदी अरब में किए, कुवैत पे किए, यूएई में किए, लेकिन ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, जो हमारे इन्होंने जिस तरीके से सफारती जराए इस्तेमाल किए हैं, सफारती बातें की हैं, आज तक सऊदी अरब ने वापस हमला नहीं किया, यूएई ने वापस हमला नहीं किया, कुवैत ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये क्या है? ये हमारे लोगों की, हमारी टीम का जो एक शानदार टीम वर्क है, जो इन्होंने मेहनत की है, उसका नतीजा है। तो ये ऐसी बातें होती रहती हैं, होती रहेंगी, हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ईरान इस बात पे हक भी जानब है कि सारी दुनिया के जहाज जो है वो आबना हुर्मत से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया के, लेकिन आप हमारे ही जो अपने जहाज है हमें गुजारने नहीं देते। और आज डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई, ठीक है आसिफ साहब, लास्टली बस आपसे ये जानना चाहूंगी, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त एंड पर पहुंच चुका है, लास्टली ये बताइएगा कि इंतजामात के हवाले से क्या तमाम तर चीजें हैं और उसके बाद जो अब जो डेलीगेशंस आ रही है उसमें कोई ब्रेक थ्रू हम देख रहे हैं? हमारी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। नाज़रीन, ये तमाम तर मामलात जो कि हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट किया गया और साथ ही अब देखना यह है कि जो मुज़ाकरात की मेज सज रही है को उसमें क्या होने जा रहा है, जो डेलीगेशन ईरान की तरफ से आ रही है और जो अमेरिका की तरफ से आ रही है वो क्या नताइज मुरतब कर सकती है इस मुज़ाकरात के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट क्या निकलने हैं इसका दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। ये जो आर्जी जंगबंदी हुई भी है इसको मुस्तकिल करने के लिए और क्या क्या चीज़ें इन हाईलाइट्स में आएंगी वो हमने देखना है कि मंगल को क्या होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरतुल ऐन बख्श को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।